पिछले पार्ट में हमने देखा था कि 4 हॉर्समैन ने लास वेगास में बैठे बैठे पेरिस के एक बैंक को लूट लिया था। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी का पैसा चुराकर आम लोगों में बांट दिया था। FBI ने उन्हें पकड़ने की हर संभव कोशिश की, लेकिन हर बार हॉर्समैन उनसे एक कदम आगे निकले। इतना ही नहीं, उन्होंने ब्रैडली को भी अपनी आखिरी चोरी में फंसा दिया और खुद रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वह आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। फिल्म की शुरुआत FBI एजेंट रोड्स से होती है, जो आज भी हॉर्समैन को ढूंढने में लगा हुआ था। रोड्स अपने नए बॉस के पास पहुंचता है और उसे चेतावनी देता है कि हॉर्समैन बहुत जल्द वापसी करने वाले हैं और इस बार वे कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं। लेकिन उसके बॉस को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं होता। तब रोड्स उसे कुछ ऐसे सुराग दिखाता है जो पहली नजर में बिल्कुल बेकार और बेतुके लग रहे थे। उसके नए बॉस को लगता है कि रोड्स बस अपना समय बर्बाद कर रहा है। कोवन भी इन बातों को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन रोड्स किसी तरह उन्हें समझाने में सफल हो जाता है। हालांकि उसकी बॉस उसे साफ शब्दों में कह देती है कि अगर वह इस मामले की जांच करना चाहता है तो उसे यह काम अकेले करना होगा। इसके बाद कहानी हमें ऑटलस के पास ले जाती है। एक दिन ऑटलस अपने घर लौटता है। उसे कुछ अजीब महसूस होता है। घर का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। ये देखकर वह सतर्क हो जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, उसके सोफे पर एक लड़की पड़ी हुई थी। ऑटलस सावधानी से उसकी तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वह एक कदम आगे रखता है, उसके पैर से एक छिपा हुआ जाल एक्टिव हो जाता है और अगले ही पल उस लड़की का सिर धड़ से अलग हो जाता है। लेकिन उसे पता होता है कि यह कोई हत्या नहीं बल्कि एक बेहद आसान मैजिक ट्रिक है। उसे लगता है कि शायद कोई उसकी फैन है और सोफे के अंदर छिपी हुई होगी, इसलिए वह तुरंत सोफा खोलकर देखता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता और तभी वह लड़की अचानक उसके ठीक सामने बैठी दिखाई देती है। इस बार ऑटलस सच में हैरान रह जाता है। जब ऑटलस उसका नाम पूछता है तो वह खुद को लुला बताती है। ऑटलस एहतियात के तौर पर उसके हाथ बांधने की कोशिश करता है ताकि वह कोई और ट्रिक न कर सके, लेकिन लूला कुछ ही सेकंड में अपने हाथ खोल देती है और फिर एक और ट्रिक दिखाते हुए अचानक गायब हो जाती है। जाने से पहले वह सिर्फ एक बात कहती है, वह 4 हॉर्समैन का हिस्सा बनना चाहती है क्योंकि हेनली अब टीम छोड़ चुकी है। इतना ही नहीं, वह हॉर्समैन के लगभग सारे राज भी जानती थी। उधर दूसरी तरफ हम मेरिट और जैक को देखते हैं और यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जैक मरा नहीं था। पिछले पार्ट में जो कार एक्सीडेंट हुआ था वह भी हॉर्समैन की एक सोची समझी चाल थी। इस समय मेरिट उसे अपनी हिप्नोटिज्म की कुछ नई तकनीकें सिखा रहा होता है। तभी वहाँ ऑटलस पहुँचता है। वह दोनों को बताता है कि कोई रहस्यमयी लड़की उसके घर तक पहुँच गई है और उसे हॉर्समैन के लगभग सारे राज पता है। यह सुनकर दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद तीनों अपनी गुप्त मीटिंग वाली जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर उनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वहां लुला और FBI एजेंट रोड्स पहले से मौजूद होते हैं। असल में रोड्स शुरू से ही हॉर्समैन के साथ मिला हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, वही इस पूरी टीम का असली लीडर था और पिछली फिल्म में ब्रैडली को फंसाने का पूरा प्लान भी उसी का था। इसके पीछे एक बेहद निजी वजह थी क्योंकि सालों पहले ब्रैडली ने रोड्स के पिता के एक मैजिक शो का राज दुनिया के सामने खोल दिया था। उस खुलासे के बाद एक मैजिक शो में हुए एक हादसे में रोड्स के पिता की मौत हो गई थी। तभी से रोड्स बदला लेने का इंतजार कर रहा था। इसके बाद रोड्स लूला का परिचय कराता है। वह बताता है कि अब लूला ही हेनली की जगह लेने वाली है। शुरुआत में ऑटलस, मेरिट और जैक इस फैसले के खिलाफ होते हैं। उन्हें लूला पर भरोसा नहीं था, लेकिन रोड्स के कहने पर वे उसे टीम में शामिल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब समय था उनके अगले मिशन का। रोड्स उन्हें बताता है कि एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है। दुनिया भर के लोग उस फोन को खरीदने वाले हैं, लेकिन इस लॉन्च के पीछे एक खतरनाक साजिश छिपी हुई है। रोड्स के मुताबिक जैसे ही यह फोन मार्केट में आएगा, कंपनी अपने यूजर्स का निजी डेटा चोरी करके ब्लैक मार्केट में बेचने लगेगी। इसीलिए 4 हॉर्समैन का अगला मिशन था इस पूरी कंपनी को दुनिया के सामने एक्सपोज करना और इसके लिए उन्हें उस लॉन्च इवेंट को हाईजैक करना था जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी। अगले दिन टेलीकॉम कंपनी का लॉन्च इवेंट शुरू हो जाता है जहां दुनिया भर से बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, पत्रकार और हजारों मेहमान आए हुए होते हैं। उधर हॉर्समैन भी अपने मिशन को अंजाम देने में जुट चुके थे। सबसे पहले जैक अपनी पोजीशन संभाल लेता है। वह सिक्योरिटी टीम का हिस्सा बनकर सभी लोगों के मोबाइल फोन अंदर जाने से रोक रहा होता है। दूसरी तरफ रोड्स पूरी टीम को निर्देश दे रहा होता है और हर कदम पर नजर बनाए हुए था। वहीं ऑटलस एक वेटर का भेष बनाकर इवेंट के अंदर घुस जाता है। अंदर पहुंचते ही वह अपना भेष बदल लेता है और कंपनी के एक कर्मचारी का रूप धारण कर लेता है। इसके बाद वह बड़ी चालाकी से टेलीकॉम कंपनी के CEO तक पहुंचता है और उसके सिग्नेचर हासिल कर लेता है। अब उसके प्लान का अगला पार्ट शुरू होता है। ऑटलस सिक्योरिटी कैमरों के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाता है। हालांकि वहां मौजूद एक कर्मचारी को उस पर शक हो जाता है, लेकिन ऑटलस अपनी चालाकी से पूरा खेल पलट देता है। वह ऐसा सबूत खड़ा कर देता है कि सिक्योरिटी उसी कर्मचारी को संदिग्ध समझ लेती है और उसे बाहर निकाल देती है। अब पूरे इवेंट के कैमरों और स्क्रीन का कंट्रोल ऑटलस के हाथ में आ चुका था। उधर CEO कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी लुला अपनी अगली चाल चलती
चलती है। वह जानबूझकर अपने हाथ को घायल कर लेती है। अचानक हुई इस घटना से आसपास मौजूद सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और ठीक इसी मौके का फायदा उठाकर मेरिट सीईओ को हिप्नोटाइज कर देता है। कुछ ही पलों में सीईओ पूरी तरह उसके नियंत्रण में आ जाता है। मेरिट उसे एक गुप्त कमरे में ले जाता है और कैमरे के सामने खड़ा कर देता है। उधर मुख्य स्टेज पर लॉन्च इवेंट शुरू हो चुका था। कुछ ही देर बाद सीईओ लाइव स्क्रीन पर दिखाई देता है, लेकिन अब वह अपने मन से नहीं बोल रहा था। मेरिट जो कुछ उससे कहलवाना चाहता था वह बिल्कुल वही बोल रहा था। सीईओ कैमरे के सामने कहता है कि आज 4 हॉर्समैन उसके सारे गंदे राज दुनिया के सामने उजागर करने वाले हैं। वह यह भी बताता है कि कंपनी अपने यूजर्स की निजी जानकारी चोरी करके बेचने वाली है। यह सुनते ही पूरा हॉल सन्न रह जाता है और तभी स्टेज पर 4 हॉर्समैन की धमाकेदार एंट्री होती है। पूरा हॉल ऑडियंस की तालियों से गूंज उठता है। धीरे धीरे हॉर्समैन अपना शो शुरू करते हैं और कंपनी के एक एक राज का खुलासा करने लगते हैं। सब कुछ बिल्कुल प्लान के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक FBI की पूरी टीम वहां पहुंच जाती है। जैक तुरंत रोड्स को पूरी स्थिति की जानकारी देता है। रोड्स FBI एजेंट्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी कोवान सबके सामने एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि कुछ समय पहले उसे एक रहस्यमयी कॉल आई थी, जिसमें बताया गया था कि रोड्स खुद हॉर्समैन का साथी है। ये सुनते ही माहौल पूरी तरह बदल जाता है। उधर स्टेज पर अभी भी शो जारी था, लेकिन अचानक पूरा शो रुक जाता है। लाइट्स बंद पड़ जाती हैं और स्टेज के पीछे लगी विशाल स्क्रीन अपने आप चालू हो जाती है। ऑन्टलस और लुला ये देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि ये सब उनके प्लान का हिस्सा नहीं था। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक रहस्यमयी आदमी दिखाई देता है। उसका चेहरा छिपा हुआ था, लेकिन उसे हॉर्समैन के बारे में ऐसी जानकारियां पता थीं जो सिर्फ टीम के अंदर के लोगों को मालूम हो सकती थी। धीरे धीरे वह उनके सारे राज दुनिया के सामने खोलना शुरू कर देता है। सबसे पहले वह जैक का राज खोलता है। वो पूरी दुनिया को बता देता है कि जैक मरा नहीं था। इतना ही नहीं, वह इसी इवेंट के अंदर मौजूद भी था। ये सुनते ही पूरा हॉल दंग रह जाता है। तभी रोड्स समझ जाता है कि हालात उसके हाथ से निकल रहे हैं। वह तुरंत सभी हॉर्समैन को मिशन रोकने और वहां से भाग जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि स्क्रीन पर मौजूद वह रहस्यमयी आदमी अब अगला सबसे बड़ा राज खोल देता है। वह पूरी दुनिया के सामने यह खुलासा कर देता है कि FBI एजेंट रोड्स ही वह इंसान है जो सालों से हॉर्समैन की मदद करता आ रहा था। यह सुनते ही FBI तुरंत रोड्स को गिरफ्तार कर लेती है। उसके हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाती हैं, लेकिन रोड्स कोई साधारण एजेंट नहीं था। कुछ ही सेकंड में वह अपनी हथकड़ियां खोल लेता है और एजेंट्स को चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। उधर ऑन्टलस, मेरिट, जैक और लुला भी अब बुरी तरह घबरा चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके हर राज की जानकारी उस रहस्यमयी आदमी तक पहुंची कैसे। चारों तेजी से बिल्डिंग की छत की तरफ भागते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। कुछ देर बाद वे एक गुप्त सुरंग तक पहुंचते हैं। यह सुरंग उनके भागने के प्लान का हिस्सा थी, लेकिन जैसे ही वे उसके अंदर प्रवेश करते हैं, माहौल बेहद अजीब लगने लगता है। चारों तरफ अजीब रोशनियां चमक रही थीं। जैसे ही वो बाहर निकलते ही उनके कदम वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जिस जगह पर वे पहुंचे थे वह उनके प्लान का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं थी। वे खुद को एक अनजान रेस्टोरेंट के अंदर खड़ा पाते हैं। तभी मेरिट बाहर जाकर आसपास का इलाका देखने लगता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। सड़क पर मौजूद लोग अलग भाषा बोल रहे थे। हर तरफ एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह बाकी हॉर्समैन को बताता है कि वे अब न्यूयॉर्क में नहीं हैं, बल्कि हजारों किलोमीटर दूर चीन पहुंच चुके हैं। ये सुनते ही ऑन्टलस, जैक और लूला भी शॉक रह जाते हैं। कुछ ही मिनट पहले तक वे अमेरिका में थे और अब वे चीन के रेस्टोरेंट में खड़े थे। तभी अचानक उनके सामने एक ऐसा चेहरा आता है जिसे देखकर मेरिट का मूड पूरी तरह खराब हो जाता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई चेस था। चेस के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह मेरिट को बताता है कि उसने पहले ही उसे हिप्नोटाइज कर लिया था और उसी की मदद से हॉर्समैन के अगले टारगेट की जानकारी हासिल कर ली थी। असल में यह सब उसके बॉस के इशारे पर किया गया था और उसके बॉस को हॉर्समैन की जरूरत थी। इतना कहते ही चेस के आदमी चारों हॉर्समैन को घेर लेते हैं और उन्हें जबरदस्ती एक शानदार कैसीनो में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर हॉर्समैन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां उनका इंतजार एक ऐसा इंसान कर रहा था जिसे पूरी दुनिया मरा हुआ मान चुकी थी। उसका नाम था वॉल्टर। वॉल्टर को सामने देखकर ऑन्टलस, मेरिट, जैक और लूला पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। इसके बाद वॉल्टर उनके सामने उस रहस्य से पर्दा उठाता है कि वे अमेरिका से सीधे चीन कैसे पहुंचे। वह बताता है कि जिस सुरंग से वे भाग रहे थे उसके अंदर खास तरह की हिप्नोटिक लाइट्स और आवाजें लगाई गई थीं। उन रोशनियों और आवाजों के प्रभाव में आकर चारों हॉर्समैन बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें एक प्लेन से चीन लाया गया और फिर उस रेस्टोरेंट में छोड़ दिया गया जहां उनकी आंख खुली थी। ये सुनकर हॉर्समैन समझ जाते हैं कि वे किसी ऐसे खिलाड़ी के हाथों में फंस चुके हैं जो उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। ऑन्टलस सीधे वॉल्टर से पूछता है कि आखिर उन्हें यहाँ लाया क्यों गया है। तब वॉल्टर अपने असली इरादे सामने रखता है। वह बताता है कि पिछले साल
साल जिस कंपनी को हॉर्समैन ने निशाना बनाया था उसमें उसने करोड़ों डॉलर इन्वेस्ट किए थे। उनकी वजह से उसे भारी नुकसान हुआ था और अब वह चाहता था कि हॉर्समैन उसका वह नुकसान चुकाए, लेकिन पैसे देकर नहीं बल्कि उसके लिए एक चोरी करके। इसके बाद वॉल्टर उन्हें अपने असली टारगेट के बारे में बताता है, एक ऐसी मास्टर की चिप जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक में रखी गई थी। ये कोई साधारण चिप नहीं थी। उसकी मदद से मिलिट्री नेटवर्क, स्टॉक मार्केट, डिफेंस सिस्टम और दुनिया के लगभग किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को हैक किया जा सकता था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह पूरी दुनिया की डिजिटल चाबी थी। ये सुनते ही जैक, मेरिट और लुला इस मिशन को करने से साफ मना कर देते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि यह चोरी पहले की किसी भी चोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। लेकिन तभी ऑन्टलस सबको चौंकाते हुए इस मिशन के लिए तैयार हो जाता है। वॉल्टर उन्हें बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगले ही दिन यह मास्टर की एक खतरनाक साउथ अफ्रीकन गैंगस्टर को दिखाई जाने वाली थी जो इसे खरीदने वाला था और उसी को निशाना बनाकर उन्हें उस मास्टर की तक पहुंचना था। उधर दूसरी तरफ रोड्स हॉर्समैन के पुराने मीटिंग पॉइंट पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसके फोन पर ब्रैडली की कॉल आती है। ब्रैडली की बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे उसे इस पूरे खेल की जानकारी पहले से हो। रोड्स तुरंत समझ जाता है कि कहीं न कहीं ब्रैडली भी इस मामले से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह जेल पहुंचता है और कोवान की पहचान का इस्तेमाल करके ब्रैडली से मिलने जाता है। रोड्स सीधे उससे पूछता है कि हॉर्समैन कहाँ है, लेकिन ब्रैडली भी कम चालाक नहीं था। वह कहता है कि अगर रोड्स उसे जेल से बाहर निकालेगा तभी वह कुछ बताएगा। शुरुआत में रोड्स इसके लिए तैयार नहीं होता, लेकिन मजबूरी में उसे ब्रैडली को बाहर निकालना पड़ता है और जेल से निकलते ही ब्रैडली उसे बता देता है कि हॉर्समैन चीन में है। ये सुनते ही रोड्स और ब्रैडली तुरंत चीन के लिए रवाना हो जाते हैं। उधर हॉर्समैन भी अपनी अगली चोरी की तैयारी शुरू कर चुके थे। सबसे पहले वे एक पुरानी मैजिक शॉप पर पहुंचते हैं। दुकान के अंदर हर तरफ जादू से जुड़ा सामान रखा हुआ था। वहीं से वे अपने मिशन के लिए जरूरी चीजें इकट्ठा करते हैं और पूरे प्लान पर काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन उनका ऑपरेशन शुरू होता है। सबसे पहले मेरिट उस गैंगस्टर को हिप्नोटाइज कर लेता है जो मास्टर की खरीदने वाला था। फिर जैक उसके आदमियों को अलग करवा देता है। इसके बाद चारों हॉर्समैन उसी गैंगस्टर के साथ उस हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं जहां मास्टर की रखी हुई थी। गैंगस्टर उन्हें वहां छोड़कर चला जाता है। अब असली खेल शुरू होने वाला था। जैसे ही वे बिल्डिंग के अंदर जाते हैं वहां का मैनेजर उन पर शक करने लगता है, लेकिन लुला अपनी बातचीत और चालाकी से पूरा मामला संभाल लेती है। इसके बाद वे सिक्योरिटी चेक पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। सभी लोग आसानी से मेटल डिटेक्टर पार कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही जैक उसके अंदर जाता है अलार्म बज उठता है। गार्ड तुरंत उसे रोक लेते हैं और उसकी पूरी तलाशी लेने लगते हैं। कुछ देर की जांच के बाद उन्हें सिर्फ एक पर्स मिलता है। गार्ड वो पर्स अपने पास रख लेते हैं और जैक को आगे जाने देते हैं। अब चारों आखिरकार उस कमरे तक पहुंच जाते हैं जहां मास्टर की रखी हुई थी, लेकिन तभी मेरिट अचानक जोर जोर से खांसने लगता है। वह दावा करता है कि उसे किसी चीज से एलर्जी हो गई है। तुरंत सभी गार्ड्स का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है और बस हॉर्समैन को इसी मौके की जरूरत थी। जैसे ही सबका ध्यान भटकता है जैक चुपचाप कंप्यूटर के नीचे लगा पैनल खोल देता है। फिर धीरे धीरे वह मास्टर की को निकालने लगता है। उधर ऑन्टलस, लुला और मेरिट लगातार गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ लगाए रखते हैं। आखिरकार जैक मास्टर की हासिल करने में सफल हो जाता है और उसे एक कार्ड के पीछे छिपा देता है, लेकिन बाहर निकलते समय अचानक मैनेजर की नजर उस पर पड़ जाती है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस होती है। तुरंत पूरी टीम की तलाशी शुरू कर दी जाती है। एक एक व्यक्ति की बारीकी से जांच होती है, लेकिन हॉर्समैन इतनी सफाई से उस कार्ड को एक दूसरे के बीच पास करते रहते हैं कि किसी भी गार्ड को कुछ नहीं मिलता। अब सिर्फ आखिरी चुनौती बाकी थी, मेटल डिटेक्टर से बाहर निकलना। सभी लोग एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन मेरिट सबसे आखिर में रुक जाता है क्योंकि इस समय मास्टर की उसी के पास थी। अगर वह सीधे मेटल डिटेक्टर से गुजरता तो तुरंत पकड़ा जाता। तभी जैक अचानक अपना वॉलेट वापस मांगने लगता है जिसे सिक्योरिटी ने पहले जब्त कर लिया था। उसी समय ऑन्टलस अपनी बेल्ट से तेज आवाज पैदा करता है। जैसे ही सबका ध्यान भटकता है मेरिट चुपके से उस कार्ड को मेटल डिटेक्टर के दूसरी तरफ फेंक देता है और अगले ही पल वह भी आराम से बाहर निकल जाता है। मिशन लगभग सफल हो चुका था। उधर दूसरी तरफ रोड्स और ब्रैडली भी चीन पहुंच चुके थे। जांच करते करते वे उसी मैजिक शॉप तक पहुंच जाते हैं जहां हॉर्समैन आए थे। रोड्स दुकान की बुजुर्ग मालकिन से हॉर्समैन के बारे में पूछता है। वह बताती है कि उसके पोते ने हाल ही में उनसे बात की थी। इसके बाद वे दुकान के अंदर जाते हैं जहां हर तरफ पुरानी जादुई चीजें रखी हुई थीं। तभी रोड्स की नजर एक पुराने वॉल्ट पर पड़ती है। उसे देखते ही वह ठिठक जाता है क्योंकि यह वही वॉल्ट था जिसमें उसके पिता ने अपना आखिरी मैजिक शो किया था और उसी शो के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तभी वह बुजुर्ग महिला और उसका पोता रोड्स को एक पुरानी घड़ी देते हैं। वे बताते हैं कि यह घड़ी उसके पिता की थी। रोड्स भावुक होकर उस घड़ी को देख ही रहा होता है। उसी समय ब्रैडली एक ताबूत के अंदर चला जाता है और जैसे ही रोड्स वह ताबूत खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि ब्रैडली वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुका था। दूसरी तरफ ऑन्टलस अब उस मास्टर की चिप को हमेशा के लिए गायब करना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता
जानता था कि अगर वॉल्टर को चिप मिल भी गई तब भी वह हॉर्समैन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ऑन्टलस एक भीड़ भाड़ वाले मार्केट में पहुंचता है, जहां वह उस चिप को अपने एक भरोसेमंद दोस्त के हवाले करने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, वहां रोड्स पहुंच जाता है। रोड्स को देखते ही ऑन्टलस का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे लगता है कि यह सारी मुसीबत रोड्स की वजह से ही शुरू हुई है। अगर रोड्स का राज दुनिया के सामने उजागर नहीं होता तो वे कभी इस खतरनाक खेल में नहीं फंसते। यह बात सुनकर रोड्स भी भड़क जाता है। दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार ऑन्टलस रोड्स को वहां से चले जाने के लिए कह देता है। रोड्स बिना कुछ कहे वहां से निकल जाता है, लेकिन तभी वहां वॉल्टर अपने आदमियों के साथ पहुंच चुका था। उसे पता चल गया था कि ऑन्टलस मास्टर की को गायब करने की कोशिश कर रहा है। ये जानकर वॉल्टर आग बबूला हो जाता है। उसके आदमी तुरंत ऑन्टलस पर हमला कर देते हैं और तभी रोड्स वापस लौट आता है, लेकिन इस बार वह सबके सामने ऑन्टलस से लड़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच ऑन्टलस का दुश्मन बन चुका हो। लड़ाई के दौरान रोड्स ऑन्टलस के हाथ से मास्टर की छीन लेता है और उसे एक गेट के पीछे बंद कर देता है। ऑन्टलस को कुछ पल के लिए लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि असली मास्टर की अभी भी उसके पास ही है। उधर वॉल्टर के गुंडे अब रोड्स पर टूट पड़ते हैं, लेकिन रोड्स भी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह अपनी मैजिक ट्रिक्स और तेज दिमाग का इस्तेमाल करके एक एक करके कई गुंडों को चकमा दे देता है। कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि वह वहां से बचकर निकल जाएगा, लेकिन तभी चेस वहां पहुंच जाता है। वह रोड्स को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन रोड्स पर उसका कोई असर नहीं होता। मगर उसी समय पीछे से एक गार्ड रोड्स के सिर पर बोतल मार देता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वॉल्टर बेहोश रोड्स को एक विशाल जहाज पर लेकर जाता है। यहीं कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। पता चलता है कि इस पूरे खेल का असली मास्टरमाइंड वॉल्टर नहीं बल्कि आर्थर था। वही आर्थर जिसकी इंश्योरेंस कंपनी को हॉर्समैन ने पहले निशाना बनाया था। और सबसे बड़ा झटका यह था कि वॉल्टर उसी का बेटा था। आर्थर आज भी उतना ही लालची और निर्दयी था जितना पहले था। रोड्स उसे देखते ही समझ जाता है कि आखिर यह पूरा खेल क्यों रचा गया था। तब रोड्स उन्हें बताता है कि उसने जानबूझकर आर्थर की कंपनी को निशाना बनाया था, क्योंकि उसके पिता की मौत के बाद उसकी मां इंश्योरेंस क्लेम लेने गई थी, लेकिन आर्थर की कंपनी ने उन्हें एक पैसा तक नहीं दिया था। उस दिन से रोड्स के दिल में आर्थर के लिए नफरत भर गई थी। ये सुनकर भी आर्थर के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं आता। वह सिर्फ रोड्स को धमकी देता है। उसका कहना था कि चाहे कुछ भी हो जाए, हॉर्समैन को मास्टर की उसके बेटे तक पहुंचानी ही होगी, लेकिन रोड्स साफ इनकार कर देता है। ये सुनते ही गार्ड उसे बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं। कुछ देर बाद वॉल्टर एक बड़े कपड़े को हटाता है और उसके पीछे वही खतरनाक वॉल्ट दिखाई देता है जिसमें रोड्स के पिता की मौत हुई थी। वॉल्ट को देखते ही रोड्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। इसके बाद उसे उसी वॉल्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है और अगले ही पल पूरे वॉल्ट को समुद्र में डुबो दिया जाता है। पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। रोड्स धीरे धीरे डूबने लगता है। वॉल्टर और आर्थर उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से चले जाते हैं। अब रोड्स पूरी तरह अकेला था। उसकी सांसें तेज होती जा रही थी। तभी उसे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है। वह तुरंत अपनी जेब से अपने पिता की पुरानी घड़ी निकालता है। घड़ी को ध्यान से देखने पर उसे उसके अंदर एक छिपी हुई पिन मिलती है। जैसे ही वह उसे निकालता है, घड़ी के अंदर एक यूवी लाइट जल उठती है। उस रोशनी में वॉल्ट की दीवार पर कुछ छिपे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं और तभी रोड्स को बाहर निकलने का रास्ता समझ आ जाता है। वह पूरी ताकत लगाकर लॉकिंग सिस्टम खोल देता है। कुछ ही पलों में वह वॉल्ट से बाहर निकल आता है, लेकिन तब तक उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं और तभी कोई उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। जब रोड्स की आंख खुलती है तो सामने ऑन्टलस खड़ा होता है। ऑन्टलस ने समय रहते उसकी जान बचा ली थी। रोड्स राहत की सांस लेता है। उधर दूसरी तरफ आर्थर की मुलाकात ब्रैडली से होती है। यहीं पता चलता है कि रोड्स की जानकारी आर्थर तक पहुंचाने वाला कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली ही था। आर्थर अब चाहता था कि ब्रैडली उसे हॉर्समैन के बाकी राज भी बताए और हैरानी की बात यह थी कि ब्रैडली इसके लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वह आर्थर से कहता है कि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। दूसरी तरफ हॉर्समैन भी एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाते हैं। उनके पास जो मास्टर की थी वह असली नहीं बल्कि नकली थी। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वॉल्टर किसी भी कीमत पर उनके पीछे पड़ने वाला है, क्योंकि उसे अभी तक यही लगता था कि असली चिप हॉर्समैन के पास है। इसीलिए टीम एक नया प्लान बनाती है। इस बार उनका मकसद सिर्फ बचना नहीं था बल्कि वॉल्टर और आर्थर की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाना था। इसके बाद हॉर्समैन दुनिया के सामने लाइव आते हैं और अपने नए शो का ऐलान कर देते हैं। ये खबर देखते ही वॉल्टर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। उसे पता था कि अगर हॉर्समैन ने उसके राज खोल दिए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वॉल्टर, आर्थर और चेस तुरंत उस शो की तरफ रवाना हो जाते हैं, लेकिन इस बार वॉल्टर के चेहरे पर गुस्से से ज्यादा डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि हॉर्समैन के पास अभी भी वह मास्टर की मौजूद है और अगर ऐसा हुआ तो अगले कुछ घंटों में उसकी पूरी दुनिया बर्बाद हो सकती थी। उधर FBI को भी उनके नए शो की जानकारी मिल जाती है। दूसरी तरफ हॉर्समैन के नए शो की खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी
चुकी होती है। इस बार उनका शो देखने के लिए हजारों लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। उधर वॉल्टर भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंच चुका होता है। शो शुरू होते ही अचानक भीड़ के बीच जैक दिखाई देता है। कुछ दूरी पर लूला भी लोगों के सामने अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। वहीं दूसरी तरफ ऑटलस भी भीड़ के बीच आ जाता है। दूर बैठा आर्थर ये पूरा तमाशा ध्यान से देख रहा होता है। दरअसल हॉर्समैन की योजना थी कि किसी तरह वॉल्टर को उकसाकर सबके सामने लाया जाए और उसकी असली सच्चाई दुनिया के सामने उजागर कर दी जाए। धीरे धीरे शो शुरू होता है। जैक छोटी छोटी मैजिक ट्रिक्स दिखाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने लगता है। दूसरी तरफ लूला भी अपनी हैरान कर देने वाली ट्रिक्स से भीड़ को रोमांचित कर रही होती है। लेकिन सबसे बड़ा नजारा तब देखने को मिलता है जब ऑटलस अपनी मैजिक ट्रिक से आसमान से गिरती बारिश को हवा में ही रोक देता है। यह दृश्य देखकर पूरी भीड़ तालियों से गूंज उठती है। उधर FBI भी लगातार उनकी हर गतिविधि पर नजर रख रही होती है। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा बेचैन वॉल्टर दिखाई दे रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हॉर्समैन का असली प्लान क्या है। तभी ब्रैडली उसे सलाह देता है कि वह उनके पैटर्न पर नजर रखे, जबकि वह FBI को दूसरी दिशा में उलझाए रखेगा। कुछ ही देर बाद वॉल्टर को हॉर्समैन की लोकेशन मिलने लगती है। लेकिन जैसे ही वह एक कैमरे की फीड देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस कैमरे में रोड्स साफ दिखाई दे रहा होता है। वही रोड्स जिसे वह अपनी आंखों के सामने मरता हुआ छोड़ आया था। अब वॉल्टर पूरी तरह घबरा जाता है। उधर मेरिट अपनी तय की गई जगह की ओर बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसके सामने चेस आ जाता है। इस बार चेस मेरिट के दिमाग में झांकने में सफल हो जाता है और धीरे धीरे उनके पूरे प्लान का अंदाजा लगा लेता है। ये देखकर मेरिट के होश उड़ जाते हैं। वह तुरंत रोड्स को खबर देता है कि चेस अब उनके मिशन के बारे में लगभग सब कुछ जान चुका है। ये सुनते ही पूरी टीम अलर्ट हो जाती है। कुछ ही देर बाद लूला को भी मिशन रोकने का संदेश मिलता है। वह तुरंत अपनी जगह छोड़ देती है। उधर FBI जैक तक पहुंच जाती है, लेकिन जैक हमेशा की तरह उनकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। ऑटलस भी हजारों लोगों के बीच से अचानक गायब हो जाता है। देखते ही देखते पूरा ऑपरेशन बिखरता हुआ नजर आने लगता है। अब हॉर्समैन को महसूस होने लगता है कि वे एक बार फिर किसी बड़े जाल में फंस चुके हैं। सभी लोग बाइक लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती। वॉल्टर पहले से ही तैयार बैठा था। कुछ ही देर में हॉर्समैन चारों तरफ से घेर ली जाते हैं। आखिरकार सभी पकड़े जाते हैं और उन्हें एक ट्रक में भरकर अज्ञात जगह पर ले जाया जाता है। रास्ते भर आर्थर उनसे मास्टर की के बारे में पूछता रहता है, लेकिन हॉर्समैन में से कोई भी कुछ नहीं बताता। इसके बाद उन्हें ट्रक से उतारकर एक प्राइवेट विमान में बैठाया जाता है। आर्थर को अंदर ही अंदर कुछ अजीब महसूस हो रहा था, मानो सब कुछ उसके हिसाब से बहुत आसानी से हो रहा हो। लेकिन वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है। विमान उड़ान भर लेता है। अब वॉल्टर पूरी तरह जीत के नशे में डूब चुका था। वह हॉर्समैन का मजाक उड़ाने लगता है और उन्हें उनकी हार याद दिलाने लगता है। उधर आर्थर लगातार रोड्स से मास्टर की के बारे में पूछ रहा था, लेकिन रोड्स अब भी शांत बैठा था। तभी वॉल्टर के आदमी लूला को धमकाने लगते हैं। हालात बिगड़ते देख लूला ऑटलस से मास्टर की सौंप देने को कहती है। कुछ ही पल बाद ऑटलस व चिप वॉल्टर के हवाले कर देता है। वॉल्टर तुरंत उसकी जांच करने लगता है। उसी समय ऑटलस, रोड्स और बाकी टीम एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। ऐसा लग रहा था मानो हॉर्समैन पूरी तरह टूट चुके हों। वॉल्टर और आर्थर ये सब देखकर बेहद खुश हो जाते हैं। आखिरकार उन्हें यकीन हो जाता है कि उनके हाथ असली मास्टर की लग चुकी है। खुशी में वॉल्टर सभी को विमान से बाहर फेंकने का आदेश दे देता है। उधर आर्थर अपनी सबसे महंगी शैंपेन की बोतल निकालता है, जिसे उसने इसी जीत के लिए संभाल कर रखा था। तभी मेरिट बोलता है, इस जैसे बॉटल में कल ही मैंने सुसु किया था। हालांकि अगले ही पल माहौल बदल जाता है। वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि एक एक करके सभी हॉर्समैन को विमान से बाहर फेंक दिया जाए। इसके बाद गार्ड सबसे पहले एक हॉर्समैन को पकड़कर विमान से बाहर फेंक देते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, और देखते ही देखते एक एक करके पूरी टीम को विमान से बाहर गिरा दिया जाता है। अब विमान के अंदर सिर्फ वॉल्टर, आर्थर और उनके कुछ आदमी बचे होते हैं। अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए आर्थर शैंपेन की बोतल निकालता है। जैसे ही वॉल्टर और आर्थर उस शैंपेन को पीते हैं, उन्हें शैंपेन टेस्ट अजीब लगता है। जैसे ही आर्थर बोतल का लेबल हटाता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वहाँ एक टैरो कार्ड लगा होता है, द फूल। और तभी विमान की लाइटें अचानक बंद हो जाती हैं। चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वॉल्टर और आर्थर कुछ समझ पाते उससे पहले ही विमान की खिड़कियों के बाहर उन्हें हॉर्समैन दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। आखिर जिन्हें अभी विमान से बाहर फेंका गया था, वे बाहर खड़े कैसे थे? हॉर्समैन उन्हें बाहर आने का इशारा करते हैं। जैसे ही वॉल्टर और आर्थर विमान से बाहर निकलते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि यह कोई असली विमान नहीं था, बल्कि एक विशाल लाइव मैजिक शो का हिस्सा था। हजारों लोग सामने बैठे हुए थे। दुनिया भर के कैमरे उनकी तरफ घूम चुके थे और सबसे
बड़ी बात, वॉल्टर और आर्थर की सारी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ चुकी थी। भीड़ खुशी से झूम उठती है, लोग तालियां बजाने लगते हैं। वॉल्टर और आर्थर पूरी तरह बेनकाब हो चुके थे। इसके बाद ओन्टलस सभी के सामने एक आखिरी राज खोलता है। वह रोड्स को मंच पर बुलाता है और दुनिया को बताता है कि 4 हॉर्समैन का असली लीडर कोई और नहीं बल्कि रोड्स था। ये सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है और इसी बड़े खुलासे के साथ 4 हॉर्समैन एक बार फिर दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेते हैं।